एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस स्पेशल प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे पॉलिटी को। हालांकि हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी को कंप्लीट करवा दिया था। इसमें टोटल क्वेश्चन 1100 दिए गए हैं और एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 7 अगस्त से। कोशिश रहेगा कि मैं इसे सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दूँ। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है। जनता का संघर्ष, उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए जनता की इच्छा यह सहायक माना जाता है, जबकि विदेशी शासक का आक्रमण यह सहायक नहीं माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहां से पीडीएफ भी आप लोग प्राप्त कर लेंगे। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है अब्राहम लिंकन का, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। निम्नलिखित में लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? धर्म के आधार पर मताधिकार में भेदभाव, यह विशेषता नहीं है। एक ही दल को चुनाव में भाग लेने का अधिकार, यह भी विशेषता नहीं है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का अभाव, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही विशेषता हो जाएगा एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। क्वेश्चन नंबर 335, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा विपक्षी दल का भी, मीडिया का भी, सत्तारूढ़ दल का भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है? अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक नहीं है? मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करना, यह है। मांगों के समर्थन में जनसभाएं करना, आवश्यकता पड़ने पर चुनाव का बहिष्कार करना, और होता भी है, नोटा का लोग यूज भी करते हैं। सरकारी कार्यालयों में तोड़ फोड़ कर सरकारी अधिकारियों को डराना, यह नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? सेना को देश का शासन सौंप देना चाहिए? नहीं। बहुमत की अवहेलना करके अल्पमत की बात मान लेना क्योंकि वे अधिक शिक्षित हैं? यह भी नहीं। देश पर धर्म गुरुओं का शासन? यह भी नहीं। विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता? लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता। सरकार के अधिकार, सरकार के अंग, नागरिकों के अधिकार होते हैं, शासकों के नाम नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। लोकतांत्रिक गणराज, संसदीय सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका यह है, जबकि एकात्मक शासन नहीं है। निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष राज का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज का सही अर्थ हो जाएगा राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं होता। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 324 के तहत और निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 324 लेकर के 329 तक किया गया है। और भाग की अगर बात की जाए तो भाग 15 हो जाएंगे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। 1951-52 में। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे क्योंकि ऑप्शन में 1951 है नहीं, तो 1952 को हम लोग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है? निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है किस कारण के लिए? सरकारी नौकरी पाने के लिए? नहीं। सरकार की आय बढ़ाने के लिए? नहीं। न्यायपालिका के कार्यकलाप का मूल्यांकन के लिए? नहीं। अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? किस आधार पर लोकतांत्रिक कह सकते हैं? भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर है 345। बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया? बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून यह लाया कब गया था? कानून बनाया गया था 1986 को। 1986 लागू कब किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 10 अक्टूबर 2006 को। 10 अक्टूबर 2006। बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई? बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई? श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार किसे है? तो संसद का है। संसद का है। मूल अधिकार को सीमित करने का अधिकार किसका है? तो संसद का ही है। निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। निलंबित कौन कर सकता है? मूल अधिकार को निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। और मूल अधिकार को व्याख्या कौन कर सकता है? तो व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम है। लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? तो राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष नहीं रहे तो उपाध्यक्ष करेंगे। राष्ट्रपति का कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो यह करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की चर्चा एक बार ही किया गया है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किया गया है। लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं। बस ध्यान से आप लोग सुना करिएगा। मैं लगातार से इसे कंप्लीट करवाऊंगी क्योंकि मेरा भी तबीयत ठीक है नहीं। काफ़ी जुकाम हो गए हैं और साथ ही साथ फीवर भी मेरा लगा हुआ है। तो थोड़ा मैं लगातार से इसे कंप्लीट करवाऊंगी और कम ही समय इसे कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की सही शक्ति है? ऑप्शन पे गौर करिएगा तो सही शक्ति इसमें से एक ही दिख रहा है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। लौटाया जा सकता है अनुच्छेद 111 के तहत। बाकी सभी को देख लीजिए। अपनी पसंद के अनुसार किसी कोई प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? नहीं। लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहते हुए भी प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है? जी नहीं। जिस सांसद को चाहे मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त कर सकता है? ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देना? जी नहीं। कार्यपालिका के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप करना? यह भी नहीं। संविधान की भावना के विरुद्ध, गौर करिएगा, संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना, यह सही कार्य है। संसद एवं राष्ट्रपति के परामर्श के अनुसार अधिकारों का प्रयोग करना, यह नहीं है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। अनुच्छेद 143 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का। अधीनस्थ न्यायालय। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह तक। 6 माह के अंदर ही इसे अपनी सदस्यता को साबित करना पड़ेगा। निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता? जी नहीं। हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता? यह भी नहीं है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता? यह है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दिया गया है। विदेश में घूमने की स्वतंत्रता? विदेश में घूमने की स्वतंत्रता? यह भी है। अनुच्छेद 19(1) का डी। नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी तो स्वतंत्रता पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे तो विदेश में घूमने की स्वतंत्रता भी होगा। मेरे ख्याल से सी और डी दोनों होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो सी और डी दोनों होंगे। ठीक है। विदेशों में घूमने की स्वतंत्रता यह दिया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में देश में कहीं भी बस सकते। अनुच्छेद 19 का 1 का क्लॉज डी।
नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उनमें सम्मिलित नहीं है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक स्वतंत्रता, माफ करिएगा, समानता की स्वतंत्रता दिया, समानता का अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 में क्या है तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और 32 में है 32 में हो जाएगा, 32 में उपचारों का अधिकार है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उनमें सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता यह नहीं है। भाषण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कोई वृत्ति, व्यापार, आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 के बारे में दिया गया है सब। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। काम का अधिकार अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39। अपनी संस्कृति की रक्षा करना अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29। जीविका का अधिकार अनुच्छेद 39 और वृद्धावस्था में भौतिक गारंटी का अधिकार अनुच्छेद 41। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 में इसकी चर्चा किया गया है। इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? नागरिकों को नहीं है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता यह नहीं है। सरकारी निर्णयों के विरोध करने की स्वतंत्रता यह है। सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध निर्वाचन में मत देने की स्वतंत्रता भी है। कोई भी पेशा अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता है। नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई? नेपाल में संसद की बहाली हुई थी 2006 में और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन का संचालन यह कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि। वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं सफल हो सकता है जहां की जनसंख्या बहुत ही कम है। विधि के शासन का क्या अर्थ है और भारत में कैसा लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहेंगे? जनता अपना कानून, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है तो जनता अपना कानून बनाता है, जनता अपना कानून बनाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के लिए कानून जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि अपना भारत। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसमें संसदीय मान्यता दिया गया है। भारत का सर्वोच्च विधायिका कौन होता है? तो संसद। भारत का सर्वोच्च विधायिका संसद है। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है। संसदीय सर्वोच्चता विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, राष्ट्रपति का औपचारिक पद, कानून या विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून या विधि का शासन, कानून के समझ समानता, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, परमादेश, यह सब कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। वही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण यह अमेरिका से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विधि के शासन का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विधि की सर्वोच्चता, व्यक्ति की नहीं, विधि के समझ समानता, विधि के द्वारा समान संरक्षण। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार? विचार अभिव्यक्ति की, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की, अवसर की, समानता की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो यह लाया गया है अमेरिका से। भाग 3 में इसकी चर्चा किया गया, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक। और भी अमेरिका के संविधान से लिया गया, जैसे कि संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, न्यायिक पूर्णावलोकन, मूल अधिकार, प्रस्तावना के शब्द, विधि का संरक्षण, जनहित याचिका, वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और महाभियोग, यह सब अमेरिका से ही लिया गया है। क्लियर। न्यायिक पूर्णावलोकन की चर्चा अनुच्छेद 137 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि, लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि यह जनमत पर आधारित है, यह समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है, यह जन कल्याण का पोषक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 366 नंबर, संविधान क्या है? संविधान क्या है?
संविधान किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन एवं ढांचे की रूपरेखा। सरकार संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप की अभिव्यक्ति, लिखित अलिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का संग्रह। संविधान क्या है? तो यह सभी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन एवं ढांचे की रूपरेखा, सरकार संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप की अभिव्यक्ति, लिखित अलिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का संग्रह। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? संविधान देश की सर्वोच्च विधि होता है, बिल्कुल सही है। संविधान लिखित और निर्मित होता है, यह भी सही है, लिखित और निर्मित होता है। हालांकि ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। संविधान अलिखित और विकसित भी हो सकता है। जी हाँ, सरकार संविधान के ऊपर होती है। सरकार संविधान के ऊपर होती है, जी नहीं, सबसे ऊपर संविधान होता है। ठीक है, यह गलत दिया गया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत यह हुआ था 1858 में। कब हुआ था? 1858 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। और भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, जैसे कि 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद लाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद लाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक काम करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है यह प्रशासनिक या फिर राजनीतिक काम करता था। 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरी शासन व्यवस्था लागू किया गया। फिर उसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट लाया गया और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार समाप्त किया गया, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को आंशिक रूप से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आया था 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। योग्यता के आधार पर नियुक्ति होने लगी। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ही समाप्त और भारत में महारानी या फिर ताज या क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ, जो कि 1947 तक चला। भारतीय संविधान के लक्षण की बात की जाए तो भारतीय संविधान का लक्षण एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। एकात्मक तथा संघात्मक दोनों है। एकात्मक का लक्षण है जैसे कि एकल संविधान है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, एकल नागरिकता है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है, आपातकाल है, अखिल भारतीय सेवा, संविधान संशोधन, यह सब एकात्मक के लक्षण हैं। संघात्मक के भी लक्षण को याद रखिएगा। संघात्मक की विशेषता क्या है? तो लिखित संविधान है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है, केंद्र एवं राज्य के बीच पृथक शासन है, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, उच्च सदन की उपस्थिति। ठीक है। और किसने कहा था कि भारतीय संविधान का स्वरूप अर्धसंघीय है? अर्धसंघीय किसने कहा था? तो के.सी. व्हीलर ने कहा था। के.सी. व्हीलर ने कहा था कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो अर्धसंघीय है। परिसंघीय किसने कहा था? परिसंघीय क्वेश्चन कहीं पूछ दिया जा सकता है। तो परिसंघीय कहा था किसने? राजमन्नार समिति और सरकारिया आयोग ने। क्लियर हो गए। एक और छूट गया था, जैसे कि लाया गया था 1773 और इसी के द्वारा ही 1773 इसी के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद, देखिए पहली बार बंगाल का गवर्नर का पद आया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया गया। तो गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा कह लीजिए, नियामक अधिकरण या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, माफ करिएगा रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। और इसी के द्वारा बंगाल के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन लाया किसने था? तो 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में ही समाप्त कर दिया गया था। हालांकि अगर अधिनियम पूछ दिया जाए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर निकला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? तो 1858 में। ठीक है। यहाँ पे भी याद रखिएगा, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टेस को। बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। सारा का सारा निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 1919 के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया। बिल्कुल। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, यह भी सही है। केंद्रीय विधायिका को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया, यह भी सही है। गवर्नर की समस्त शक्तियां समाप्त कर संवैधानिक प्रधान बना दिया गया, यह क्या है? तो यह गलत है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। मॉन्टेग्यू राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से इन्होंने भाग भी लिया था सितंबर 1931 में, और बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। फिर वहां से आने के बाद दोबारा से प्रारंभ किया और पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में समाप्त हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नया शब्द जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष, समानता, अखंडता, उपर्युक्त सभी। बताएंगे। 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़े गए हैं? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। क्या होगा? पंथ निरपेक्ष। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है? बताइएगा। वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था वोट देने का अधिकार। 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार। भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग 324 से लेकर के 329। सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? तो यह हो जाएगा दलों के घोषणा पत्र पर, दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर, प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पर। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 543 है। 543। मैक्सिमम कितना है? तो 552 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष। मूल संविधान में 21 वर्ष था, जिसे 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति। भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा धन एवं बल का प्रयोग, बूथ छापामारी, जाति, धर्म, भाषा, सांप्रदायिकता। आंसर हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या, दल की प्रवृत्ति, राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के प्रत्याशी बनाया जाना। राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संघात्मक एवं एकात्मक दोनों। संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो मंत्रिमंडल को कहते हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया? एक बार फिर से, सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो यह हो जाएगा 10 अक्टूबर 2006। ऑलरेडी यह क्वेश्चन आ चुका था, हमने करवाया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत कैसा राज्य है? भारत जो है यह कैसा राज्य है? तो कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य है।
भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है? भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है? तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में। संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? तो विधायिका एवं कार्यपालिका बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का समन्वय होता नहीं। राष्ट्र का अध्यक्ष सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, यह भी नहीं। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही इनका चयन किया जाता है। आर्टिकल 19(3) के तहत, अनुच्छेद 93 के तहत, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 93 में क्या है, तो लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा है। अनुच्छेद 94 में त्याग पत्र की चर्चा किया गया है, इनके त्याग पत्र की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 95 में क्या है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष का पद खाली रहने पर उपाध्यक्ष काम कर सकते हैं। अध्यक्ष का पद अगर खाली हो तो उपाध्यक्ष काम करेंगे। और 96 में क्या है, 96 में है, अध्यक्ष को हटाने के संबंध में प्रस्ताव लंबित हो तो वह पीठासीन नहीं होंगे, उसी तरह से राज्यसभा में भी होते हैं। राज्यसभा के सभापति की अगर बात की जाए तो सभापति और उपसभापति की चर्चा जो है अनुच्छेद 89 में किया गया है। अनुच्छेद 89 में त्यागपत्र की चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद 90 में है। और 91 में पद खाली रहने पर उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। जैसे कि यहाँ तो सभापति अगर नहीं रहेंगे तो उपसभापति, अगर सभापति या उपसभापति को हटाने की बात चल रही हो तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 388 के पास चलते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक? 14 दिनों के लिए रोक सकती है। धन विधेयक की प्रक्रिया की चर्चा है अनुच्छेद 109 में, और परिभाषा की चर्चा अनुच्छेद 110 में। पहली बार लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्तें हैं? संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्तें हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से। संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्तें? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 390 नंबर। इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के भी सदस्य जो है, विधानसभा के सदस्य जो है, यह भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक याद रखिएगा। एक ट्रिक है पकानी कोका दुयो दसम। पकानी कोका दुयो दसम ट्रिक बता दे रही हूँ मैं, एक बार माइंड में भी सेट हो जाएंगे। पकानी कोका दुयो दसम। अनुच्छेद 52 से स्टार्ट करिएगा। अनुच्छेद 52 में क्या है, तो पद की चर्चा है। राष्ट्रपति का पद का से हो जाएगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किया गया है। 55 में कोटा की चर्चा है, कोटा की चर्चा अनुच्छेद 55 में। और 56 में हो जाएगा का से कार्यकाल, और 57 में हो जाएगा दोबारा निर्वाचन, 58 में हो जाएगा योग्यता, और फिर 59 में हो जाएंगे, 59 में हो जाएगा दशा, और 60 में शपथ, और 61 में महाभियोग की चर्चा किया गया है। उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी ट्रिक याद रखिएगा। उसरा निका चूस। अनुच्छेद हो जाएंगे अनुच्छेद 53 से स्टार्ट करिएगा, माफ करिएगा अनुच्छेद 63, एक मिनट, अनुच्छेद 63 से स्टार्ट करिएगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 में है राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 65 में क्या है, अनुच्छेद 65 में हो जाएगा कार्यवाहक, जब राष्ट्रपति नहीं हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की चर्चा, अनुच्छेद 65। 66 में क्या हो जाएगा, तो 66 में हो जाएगा निर्वाचन, और 67 में क्या है, तो यह हो जाएगा कार्यकाल, और 68 में क्या हो जाएगा चुनाव का समय, और 69 में हो जाएगा शपथ। 69 में शपथ है। उसी तरह से राज्यपाल का भी याद रखिएगा। राज्यपाल का ट्रिक है
रकानी कायो सस, रकानी कायो सस अनुच्छेद 153 से स्टार्ट करेगा। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 154 में क्या है, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल की चर्चा है। अनुच्छेद 157 में योग्यता की चर्चा है और 158 में सेवा शर्तें की चर्चा है और 159 में शपथ की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 70 में क्या है, तो कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का संचालन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इसका चर्चा अनुच्छेद 70 में किया गया है। अनुच्छेद 71 में क्या है, तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद अगर हो जाए तो इसका समाधान कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के क्षमादान की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 72 में है। बेहतर काम है क्षमा करना, तो 72 हो जाएगा। राज्यपाल के क्षमादान की चर्चा अनुच्छेद 161 में है। सारा का सारा निकल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है, तो 14 दिन। कितना दिन, 14 दिन। एक चौथाई से पास होने के बाद 14 दिन, 1/4 लिखित सूचना पर। और यह जो है अर्ध न्यायिक महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप से भेजे जाने पर, और इसकी जांच जो है, न्यायिक जांच जो है, नहीं होगी। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को भी शक्ति दिया गया है, हालांकि ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी पे ही जाएंगे। और यूटी के केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 239 का बी, अनुच्छेद 239 का बी। और अगर बात की जाए तो इसका अध्यादेश कितने समय तक रहता है? अध्यादेश का जीवन काल कितना होता है, तो मिनिमम 6 सप्ताह, मिनिमम 6 सप्ताह होता है। और अधिकतम कितना होता है, तो 6 महीना। कितना होता है, 6 महीना होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को भी दिया गया था 1861 के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देश के सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, एक हरी। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है, तो एक हरी। भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? संघीय व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो 25 है। नवीनतम कौन सा है, तो अमरावती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो 65 वर्ष हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट की बात होती तब हो जाता 62 वर्ष। 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 नंबर। न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति। न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर संसद। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं, संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है विधि के प्रश्नों पर इनमें कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? विधि के प्रश्नों पर इनमें कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 के तहत वो देने के लिए क्या नहीं है, तो वो देने के लिए वाद नहीं है या फिर
राष्ट्रपति जो है मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? तो संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है? तो परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, उपयुक्त सभी 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। परमादेश को इंग्लिश में मेडमस कहते हैं, उत्प्रेषण को सर्टियोरी कहा जाता है, प्रतिषेध को प्रोहिबिजन कहा जाता है और है अधिकार परीक्षा को कोवारंटो कहा जाता है और एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। कोवारंटो अधिकार परीक्षा को कहा जाता है। यही 5 प्रकार के रिट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131। उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील के रूप में आने वाले मामले, इसकी चर्चा अनुच्छेद 132 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अधिच्छन की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? सर्वोच्च न्यायालय अधिच्छन की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है, बिल्कुल, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए नियम बनाता है, न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करता है। राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? राज्यपाल के पद के लिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी 35 वर्ष। मतदाता का उम्र 18 वर्ष होता है। स्थानीय निकाय के सदस्य का उम्र कितना होना चाहिए? 21। स्थानीय निकाय के सदस्य का उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। विधानसभा या फिर लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति के लिए कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए? तो उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। लोकपाल या लोकायुक्त के लिए न्यूनतम उम्र 45 वर्ष होने चाहिए। वही हाई कोर्ट के न्यायाधीश के मिनिमम उम्र निर्धारित नहीं किया गया है, मैक्सिमम उम्र निर्धारित किया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के मैक्सिमम उम्र कितना है? 62 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का मैक्सिमम उम्र 65 वर्ष। मानवाधिकार आयोग के सदस्य का मैक्सिमम उम्र 70 वर्ष है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने होते हैं। और कौन? तो महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, यह सब राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पे रहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हमने ट्रिक आगे ही क्लियर कर लिया था, रकानी कायोसस। अनुच्छेद 153 से आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, सही है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। राज्य प्रशासन के वास्तविक कार्यपाल का शक्ति किसमें निहित है? राज्य प्रशासन के वास्तविक कार्यपाल का शक्ति किसमें निहित है? तो मुख्यमंत्री में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? तो विधान परिषद में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। उसी तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है, बिल्कुल। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा संहार करता है, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? तो विधानसभा के द्वारा। बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा की वर्तमान संख्या 243 है। कितना है? 243 है। विधान परिषद की टोटल संख्या कितनी है? तो 75 है। उत्तर प्रदेश में कितना है विधान परिषद की सीट? तो 100 है। महाराष्ट्र में 78 है।
और कर्नाटक में 75 हैं। बिहार और कर्नाटक में 75 हैं। आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40। ठीक है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 169 में क्या है? 169 में विधान परिषद के सृजन या फिर समापन का चर्चा किया गया है। और विधान परिषद की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 170 में किया गया है। विधानसभा की संरचना 170 और विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में किया गया है। विधान परिषद अभी टोटल 6 राज्यों में है। एक है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिहार विधानसभा के वर्तमान सदस्य संख्या कितनी? 243। विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? विधानसभा तो आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है? 6 महीनों से अधिक नहीं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी है? तभी हमने बताया 75 हैं। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? बिहार में भी विधान परिषद है और विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर राज्य विधानमंडल का उच्च सदन हो जाएंगे। और फिर राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन नहीं कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन कहा जाता है। ए और सी सुधार करिएगा, ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ए और सी हो जाएगा। प्रथम सदन नहीं कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं? कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं? तो राइट आंसर हो जाएंगे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं? राइट आंसर धन या वित्त विधेयक। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? तो 14 दिनों तक। प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 109 में है और परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक के बारे में बता रही हूँ, केंद्र के धन विधेयक के बारे में। तो अनुच्छेद 110 में परिभाषा किया गया है और 109 में प्रक्रिया के बारे में चर्चा किया गया है। वही अगर आज की बात करें तो 199 में धन विधेयक की परिभाषा है और 198 में धन विधेयक की प्रक्रिया की चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? तो उच्च न्यायालय होता है। राज्य में पूछा जा रहा है तो उच्च न्यायालय हो जाएंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय की बात हो रही है तो पहले हमने बताया था 62 वर्ष। 15वां संविधान संशोधन 1963 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं? बताएंगे। उच्च न्यायालयों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं? दीवानी मामले नहीं, फौजदारी मामले भी नहीं, नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले में जैसे कि मौलिक अधिकार, चुनाव संबंधी विवाद, या भी सी और डी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। सी और डी कर लीजिए। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता, यह कथन किसका है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता, यह कथन किसका है? लॉस्की का है। किसका है? लॉस्की का। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 प्रकार के। ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है भाई। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। इसे सरदार स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़े गए। हालांकि उन्होंने सिफारिश की थी 8 ही मूल कर्तव्य के बारे में, लेकिन 10 मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। बाद में चल करके 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अब वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई है? तो 11 हो गए हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल राइट आंसर है।
मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। और भी जैसे कुछ है याद कर लीजिएगा। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो स्पेन से। और हम लोग के यहाँ डीपीएसपी कहाँ से लाया गया, तो आयरलैंड से। और आयरलैंड कहाँ से लाया है, तो स्पेन से। जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर की कुंजी, जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। जिब्राल्टर जल संधि एटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, या फिर यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है अनुच्छेद 80 के तहत, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बाकी हमने बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल निर्वाचित सदस्य, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर विधानसभा हो, यह सब भाग लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची, प्रस्तावना के शब्द की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त अधिवेशन, यह सब कहाँ से लाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन टोटल 3 बार बुलाए गए हैं। कब कब, 1962 में, 1962 में, 1978 में, 1978 में और 2002 में। बैंक दहेज लोभी को बैंक में पीटा गया, दहेज के बारे में 1962 में था, और 1978 बैंक के लिए संयुक्त अधिवेशन और पोटा के लिए 2002 में। ठीक है भाई। अध्यक्षता कौन करता है, तो यह करते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे तो फिर कौन करेंगे, तो राज्यसभा के उपसभापति। इसकी चर्चा, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है। कनाडा से क्या लाया गया है, तो कनाडा से अवशिष्ट सूची लाया गया है। कनाडा से अवशिष्ट सूची लाया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा लाया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया लाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था, यह भी कनाडा के संविधान से लाया गया है। और जीएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 246 क्लॉज ए में किया गया है। यह भी कहाँ से लाया गया है, तो कनाडा से ही। गुड सर्विस टैक्स जिसे कहा जाता है, गुड सर्विस टैक्स। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह सब दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। जर्मनी से आपात उपबंध लाया गया है। हालांकि आपात उपबंध जो है जर्मनी के वाइमर संविधान और इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 से भी लिया गया है। सभी को यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से रहने वाले हैं। कोई भी किसी भी दिन जो एग्जाम होंगे वहाँ एक नए क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे ही रहेंगे। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लाया गया है। प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यह भी कहाँ से लाया गया, तो फ्रांस से ही लाया गया है। सोवियत रूस से मूल कर्तव्य लाया गया, जो कि अभी हमने बात कर भी लिया। आर्थिक नियोजन सोवियत रूस से ही लाया गया है। मूल कर्तव्य के संचालन के लिए वर्मा समिति मूल कर्तव्य संचालन के लिए वर्मा समिति लाया गया था। कब लाया गया था, तो 1999 में। सही ढंग से मूल कर्तव्य को संचालन किया जा सके, इसके लिए वर्मा समिति लाया गया था 1999 में। सरदार स्वच्छ समिति 8 जोड़ने की बात कही थी, लेकिन 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 66वां संविधान संशोधन, जो कि 11वां मूल कर्तव्य है। 66वां संविधान संशोधन यह जो है 11वां मूल कर्तव्य है, और तपस मजूमदार समिति की सिफारिश पर लाया गया था। तपस मजूमदार समिति की सिफारिश पर 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है। प्रस्तावना का शब्द कहाँ से लाया गया है, तो अमेरिका से। प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है, तो संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। उद्देश्य क्या है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 3 प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 2 प्रकार के समता की चर्चा किया गया है, समानता की चर्चा किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और एक चीज और जोड़ा गया है, व्यक्ति की गरिमा। यही क्या है, तो प्रस्तावना का उद्देश्य है। एकता, अखंडता, बंधुत्व भी यह उद्देश्य है। क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दी गई, तभी हमने बताया 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 432वां प्रश्न, किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। राष्ट्रीय संकट काल में, आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित कर, संविधान में संशोधन कर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 2021 को छोड़ करके सभी को निलंबित किया जा सकता है। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती हैं। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती हैं,
कानून के नज़र में समानता, भेदभाव एवं विशेषाधिकारों का अंत, अवसर की समानता, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान दी गई? मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? तो राइट आंसर हो जाएंगे 10 दिसंबर 1948 और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया भी जाता है। सूचना के अधिकार के नियम को भारत में कब लागू किया गया? सूचना के अधिकार को लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जो कि आजकल चलता भी है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो अपना बिहार में था। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अलग कौन करके रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र किसका है? तो कौटिल्य का है, या फिर विष्णुगुप्त कह लीजिए, या फिर चाणक्य कह लीजिए। ये राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है और यह मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। इनमें से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, तो राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था बेल्जियम। जनमत पर आधारित शासन है, जनमत पर आधारित शासन लोकतंत्र। समदलीय गठबंधन कहाँ बना? समदलीय गठबंधन या कहाँ बना? यह नेपाल में। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, मतभेदों में सामंजस्य, इनमें से सभी। संघ की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान तो है ही, शक्तियों का विभाजन भी है, एक हरी शासन व्यवस्था यह नहीं है, सर्वोच्च न्यायपालिका यह भी है। भारत में संघ एवं राज्यों अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ और राज्य अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अभी संघ सूची में कितने विषय को शामिल किया गया है? तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो 100 विषय को शामिल किया गया है संघ सूची में। और पहले कितना था? तो पहले था 97, मूल संविधान में कितना था? तो 97, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है? 100 हो गया है। राज्य सूची में पहले था 66, अब कितना हो गया है? तो 5 घट गया है, तो अब हो गया है 61। 5 जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में चला गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है भाई, समवर्ती सूची मूल संविधान में 47 विषय थे, अब 5 यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो 47 और 5 कितना हो जाएंगे? 47 से 5 कितना हो जाएंगे? तो 52 हो जाएंगे। तो समवर्ती सूची में 52 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और संघीय सूची में 100 विषय हैं। इस सब की चर्चा किस में है? तो अनुसूची 7 में किया गया है, अनुसूची 7 में किया गया है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 में क्या कहा गया है? तो राज्य सूची का वह विषय जिसका संबंध देश हित से है तो कानून केंद्र बनाता है। अनुच्छेद 249 में कहा गया है राज्य सूची का वह विषय जिसका संबंध देश हित से है तो कानून कौन बना सकता है? केंद्र बनाता है। अनुच्छेद 250 में क्या कहा गया है? तो आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून केंद्र बनाएगा। अनुच्छेद 252 में क्या कहा गया है? 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर कानून केंद्र बनाएगा। अनुच्छेद 253 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता के लागू करने के लिए केंद्र जो है इस पे कानून बनाएगा। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन के लिए 543। समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों को, दोनों इस पर कानून बनाते हैं और केंद्र जो है संघ सूची पर कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची पे भी कानून बनाते हैं और अवशिष्ट सूची पे भी कानून बनाते हैं। क्लियर? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएंगे 73वां संविधान संशोधन। बलवंत राय मेहता समिति यह कब आया था? तो बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय
पंचायत समिति की बात की थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। अशोक मेहता 2 स्तरीय बात की थी और यह आया था 1977 में। जे.वी.के. राव समिति यह आया था 1985 में। 1985 इन्होंने 4 स्तर की बात की थी। एल.एम. सिंघवी समिति यह आया था 1986 में और इसी के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पीके थुंगन समिति आया था 1988 में। कब आया था? 1988 में आया था। पीके थुंगन समिति 1988 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन 1992 में विधेयक आया था और अधिनियम 1993 में बना। इनमें से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था राजस्थान के नौगांव में 2 अक्टूबर 1959 को। फिर बाद में चल करके 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? और ये भी याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1993 को पहली बार लागू करने वाला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला कौन सा राज्य था? तो मध्य प्रदेश। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। कौन होता है? सरपंच। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय। बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है? पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषा को शामिल किया गया है, जिसमें इंग्लिश और राजस्थानी को शामिल नहीं किया गया है। मूल संविधान में टोटल 14 ही भाषा था। 15 भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? तो 15 भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है। फिर 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और इसे जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। फिर 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसे जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा राइट आंसर हो जाएंगे। ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क नागरिक सदस्य होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, पीएम के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी से दिए गए हैं। स्थानीय स्वशासन राजनीति सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? स्थानीय स्वशासन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 38 में उद्देश्य की चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 42 में मातृत्व लाभ की चर्चा है। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता को लागू करने के लिए अपने यहाँ कानून बनाया गया। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण। डीपीएसपी की बात की जाए तो भाग हो जाएंगे 4, अनुच्छेद हो जाएंगे 36 से 51, लाया गया है आयरलैंड के संविधान से। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। दीवानी मामले और फौजदारी मामले उपयुक्त दोनों। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। कोलकाता नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1899 में लॉर्ड कर्जन के समय में 1899 में कोलकाता नगर निगम की स्थापना की गई थी। अब बिहार का पहला नगर निगम पटना है। निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय इसमें से कौन सा है? तो विदेश नीति, संचार, बैंकिंग, कानून व्यवस्था, कृषि, मत्स्य पालन, सिंचाई, खनन, यह सब राज्य सूची का विषय, जबकि विदेश नीति, संचार, बैंकिंग यह सब केंद्र सरकार के अधीन आता है। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो अभी हमने बताया पटना। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946, कहीं नवंबर 1946। देखिए कौटिल्य वाले सर जो है, प्रदीप सर 6 दिसंबर 1946 बताते हैं, वहीं रोशन सर जो है ज्ञान बिंदु वाले सर, वो बताते हैं नवंबर 1946। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष या फिर प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ था, इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में एक ही दिख रहा है, वो कौन सा है? तो शिक्षा है। पुलिस आ जाएगा राज्य के अंतर्गत, व्यापार सेंट्रल के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेंट्रल के अंतर्गत, बैंकिंग केंद्र के अंतर्गत। आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर लीजिए। राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच 1998 में 10 अप्रैल 1998 को। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? 40 किससे संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जिनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? तो इंग्लैंड में। कहाँ है? तो इंग्लैंड में। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो वह अनुच्छेद 40 हो जाएंगे। अनुच्छेद 40। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? मुद्रा, बैंकिंग, संचार यह सब आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना इनमें से किस व्यवस्था में होती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना यह होती है बहुदलीय व्यवस्था में। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से। एक और रिकॉल मैं करवा देती हूँ क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम है, शायद हो सके कि अनुसूची से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो अनुसूची 1 में है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का नाम। 2 में क्या है? तो 2 में हो जाएगा वेतन की चर्चा। 3 में शपथ की चर्चा है। 4 में राज्यसभा का सीट का बंटवारा है। 5 में SC/ST क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। 6 में क्या है? तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में चर्चा दिया गया है। विशेष अधिकार उन लोगों को दिया गया है। 7वां में क्या है? तो विषयों का बंटवारा किया गया है जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची यह सब शामिल है। 8 में क्या है? तो 22 भाषा की चर्चा है जिसमें इंग्लिश राजस्थानी शामिल नहीं है। 9 में क्या है? तो भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। पहली बार संविधान संशोधन इसी में किया गया था। 9वीं अनुसूची। फिर 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं जो है नगर निगम से संबंधित है। चलिए क्लियर हो गए। लोकतांत्रिक, इसका जो राइट आंसर निकला नगर पालिका के कार्य क्षेत्र न कि आय स्रोत। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने। तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग वित्तीय सेवा से है। चलैया समिति का संबंध कर से है, कर सुधार से, वैट से संबंधित है। GST किसके सुझाव पर लाया था? तो केलकर समिति के सिफारिश पर। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य एवं संघ दोनों को। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है तो चीन में नहीं है, लेकिन भारत, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था है। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352, 356, 360 3 प्रकार के आपातकाल हैं। 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा जो कि अभी तक भारत में नहीं लागू किया गया है, एक बार भी नहीं लगा है। 356 में राजकीय या फिर राष्ट्रपति शासन की चर्चा किया गया है। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है, 1962, 1971 और 1975। ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में, और यह जो है महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1992 में, और शिक्षा से जोड़ने के लिए, न कि ताड़ी के विरोध में किया गया था। शिक्षा से जोड़ने के लिए महिलाओं के द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन यह राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना। बोल्विया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। बोल्विया में पानी की कीमत में वृद्धि, और यह कब हुआ था? तो 2006 में। 2006। राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव जो है यह कहाँ पड़ी थी? तो ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को। अब यहीं से दिख रहा होगा कि अगला बार जो वीडियो आएगा इकोनॉमिक्स से संबंधित। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था कहाँ नहीं है? तो ब्रिटेन में नहीं है, जबकि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश यह सब में बहुदलीय व्यवस्था है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे सांसदों और विधायकों पर, MP और MLA पर। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह है
किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राइट आंसर निर्वाचन आयोग के द्वारा। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है। टोटल राष्ट्रीय दल की संख्या है 6। इसमें कौन नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एनपीपी, आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम। इनमें से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत, मजबूत जनमत। नियंत्रित मीडिया और प्रेस। राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है। कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के सबसे आवश्यक है? तो मजबूत जनमत। यहाँ पे अनियंत्रित कर लीजिए, अनियंत्रित। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। इनमें से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? एक दलीय प्रणाली कहाँ है? तो चीन में। कहाँ है? चीन में। द्विदलीय कहाँ है? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड और अमेरिका में भी द्विदलीय ही है। अब बहुदलीय तो अपना भारत में है। इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। कानून के समान समानता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी है, बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनता का। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे 50%। पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 50%। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है आप लोग से, इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष है। तो चलिए सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर, हम लोग 499 से स्टार्ट करने वाले और 625 तक इकोनॉमिक्स के प्रश्न को कंप्लीट करेंगे और इसे मैं फास्ट तरीके से करवाऊंगी। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग को मिल जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का हमने पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। फिलहाल 499वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? भूमि, पूंजी, उपभोग या फिर उद्यम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोग। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि मेरा थोड़ा आवाज़ जो है बैठा हुआ है। जब भी मेरा तबीयत खराब होता है तो सबसे पहले आवाज़ ही बैठता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है? निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा खाद बीज। कार्यशील पूंजी कौन सा है? तो खाद बीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई? भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1966-67 में हरित क्रांति। हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था पंजाब एवं हरियाणा में गेहूं के फसल में। मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग हैं। मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग कौन सा है? तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, भोजन है, कपड़ा है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? निर्धनता की माप आय पर, उपभोग पर। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रामीण क्षेत्र पर 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र अगर 2100 कैलोरी से कम खर्च करते हैं तो उन्हें गरीब माना जाता है। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव अनाथ बच्चे, विधवाएं, दलित वर्ग के व्यक्ति, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 7 अगस्त का किनका एग्जाम है कमेंट करके बताइएगा। उन्हीं के लिए ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ क्योंकि 7 अगस्त ज़्यादा टाइम है नहीं। भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? बिहार के तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है तो उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है। गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए कृषि विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश। राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक है? कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अदृश्य बेरोजगारी। कृषि के क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी? अदृश्य बेरोजगारी, इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। और मौसमी बेरोजगारी कहाँ है?
मौसमी बेरोजगारी ये कहाँ है, तो यह हो जाएगा ग्रामीण वाले क्षेत्र में। अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है कृषि विकास के द्वारा, ग्रामीण उद्योग के द्वारा। राइट आंसर हो जाएंगे दोनों। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों के दोनों सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालयों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका डिटेल जो बताया गया है मैं लास्ट में एक बार इकट्ठे ही बता दूंगी। प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई थी। मध्याह्न भोजन कब लाया गया था, तो 1995 में, 1995 में मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा। बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है। बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है, तो बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ है। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण है। कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है, तो कृषि का पिछड़ापन है, सहायक उद्योग धंधों का अभाव है। राइट आंसर हो जाएंगे दोनों। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। क्या है, कृषि। 515 नंबर प्रश्न, उत्पादन का क्या अर्थ है। उत्पादन का क्या अर्थ है, उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है, निष्क्रिय। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूंजी है, इसमें से कौन सा पूंजी है, तो राइट आंसर हो जाएगा किसान का हल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन चल पूंजी है। चल पूंजी इसमें से कौन सा है, हल बैल, ट्रैक्टर, खाद बीज, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, खाद बीज। निम्नलिखित में से कौन अचल पूंजी है। अचल पूंजी कौन सा है, तो कारखाने का भवन। कारखाने का भवन। जबकि चल पूंजी खाद बीज, कोयला, पेट्रोल, कच्चा माल ये सब है। बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है। बिहार में मखाना, लीची, आम, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, सभी का उत्पादन होता है। भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचक क्या है। भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचक क्या है, औसत आयु एवं साक्षरता, जन्म एवं मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, उपयुक्त सभी। हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर अधिक केरल का है और सबसे कम अपना बिहार का है। सबसे कम अपना बिहार का। भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी, फरवरी 2000 में। भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा फरवरी 2000 में की गई थी। उत्तर बिहार के निवासियों की गरीबी का एक प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण पूछा जा रहा है, तो बाढ़ की विभीषिका हो जाएगा, बाढ़ की विभीषिका। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। यह की गई थी अप्रैल 1999 में। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर अप्रैल 1999 होगा। अंत्योदय अन्न योजना आरंभ की गई। अंत्योदय अन्न योजना आरंभ की गई थी 25 दिसंबर 2000। 25 दिसंबर 2000 से अंत्योदय योजना 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ की गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई सितंबर 2001 से। बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति, बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। प्रति व्यक्ति निम्न आय नहीं, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि प्रमुख कारण होगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। 530 नंबर, भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रकार है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार मौसमी बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण कौन सा है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है कृषि पर जनसंख्या का अधिक होना। आसान प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, थोड़ा फास्ट ही करेंगे। हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है, प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र कहें तो कृषि क्षेत्र में। बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है, निर्धनता होती है, निम्न जीवन स्तर हो जाता है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट होती है। राइट आंसर डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है
कृषि का विकास, ग्राम उद्योग का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण, उपयुक्त सभी। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है? ये तो आसान प्रश्न है, 100 दिनों का। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह पारित कब हुआ था? तो अगस्त 2005 में, अगस्त 2005। लागू कब हुआ? तो 2 फरवरी 2006 से नरेगा के रूप में लागू किया गया, 2 फरवरी 2006 से। मनरेगा नाम कब कर दिया गया? मनरेगा नाम किया गया है 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था, ऑलरेडी हो चुका, फरवरी 2006। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम फरवरी 2006, अभी हमने बताया भी कब, 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई, काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई थी अक्टूबर 2004 में, अक्टूबर 2004। बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक है? कुएं एवं नलकूप पर। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक, औद्योगिक क्षेत्र को दूसरा मतलब द्वितीय क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अपना भारत में है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जे.एम. कीन्स को कहा जाता है। किसे? जे.एम. कीन्स को। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था, 6 अगस्त 1952 को। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? तो 31 दिसंबर 2014 को, और इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ला दिया गया। 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1952। वही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे कहते हैं विकसित, कमाने वालों को अविकसित कहते हैं। अपना भारत कैसा है? तो यह हो जाएगा विकासशील। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सा है? तो सेबी है। क्या है? सेबी है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड। इसका गठन कब किया गया था? तो 12 अप्रैल 1988 को। सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को। वैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 30 जनवरी 1992 को, 30 जनवरी 1992। एस.ए. दुबे समिति के अनुशंसा पर ही इसे स्थापित किया गया था। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। गठन कब हुआ था? तो 1990 में। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, जीवन यापन का मुख्य साधन सिर्फ कृषि ही है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह यह कहा है अर्थशास्त्री कुजनेठ ने। किसने? अर्थशास्त्री कुजनेठ ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। 2 अन्य सदस्य थे, कौन कौन से थे? तो हो जाएगा डी.आर. गॉडगिल और जे.वी.के. राव। और सलाहकार कौन थे? तो साइमन कुजनेट्स। हमने क्या बताया? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949, इसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस, 2 अन्य सदस्य डी.आर. गॉडगिल और जे.वी.के. राव, मतलब डॉक्टर गॉडगिल कह लीजिए, जे.वी.के. राव, और सलाहकार कौन थे? साइमन कुजनेट्स। डी.आर. गॉडगिल, ध्यान रखिएगा, डी.आर. गॉडगिल और जे.वी.के. राव। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र उद्योग को कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? अभी हमने बताया 6 अगस्त 1952। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? किसी व्यक्ति या निजी संस्था, यह हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सरकार का, समाजवादी और दोनों का मिश्रित। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र। निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्र।
बैंकिंग, मुद्रा, बीमा, संचार और वास्तविक जायदाद, व्यापार, वाणिज्य, उच्च शिक्षा, यह सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास। राइट आंसर डी हो जाएंगे। समानतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति। राइट आंसर डी होंगे उपयुक्त सभी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, कृषि पर अत्यधिक जनभार। राइट आंसर डी होंगे। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, सबसे उपयुक्त सूचकांक यह हो जाएंगे प्रति व्यक्ति आय। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका काल है 1961 से लेकर के 1966 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 तक, 1974 से लेकर 78 तक केवल 4 वर्ष का ही रहा। पांचवी पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, 1956 से लेकर के 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। सबसे घाटे में रहा था तृतीय पंचवर्षीय योजना। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग 1983। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का गठन किया गया था 1983 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर आता तो हो जाता 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980 में। आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से। आंसर सी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से। श्वेत क्रांति तो सुने ही होंगे, श्वेत क्रांति जनक वर्गीज कुरियन। लाल क्रांति मांस या फिर टमाटर उत्पादन से। लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। कौन है? विशाल तिवारी। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से हो जाएगा। और नीली क्रांति का जनक कौन है? अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। रजत क्रांति यह अंडा से संबंधित है और इसके जनक कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। भूरी क्रांति उर्वरक या फिर सीमेंट उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज एवं झींगा उत्पादन से। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग शिक्षा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से लेकर 2017, 2012 से लेकर के 2017 और 11वीं 2007 से लेकर के 2012 और 10वीं 2002 से लेकर के 2007। इनमें से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? राष्ट्रीय आय। कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्रति व्यक्ति। सूचक नहीं है तो राष्ट्रीय आय ही होगा। ऐसा सूचक कौन सा? तो प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर, शिक्षा, यह सब। इनमें से कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है? द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है उद्योग। क्या है? उद्योग। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है APJ अब्दुल कलाम का। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था? APJ अब्दुल कलाम। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास करना पहली पंचवर्षीय योजना। कृषि एवं सिंचाई के संसाधन का विकास करना पहली पंचवर्षीय योजना। भारी एवं आधारभूत उद्योग का विकास करना दूसरी पंचवर्षीय योजना। आत्मनिर्भरता की अधिक से अधिक प्राप्ति तीसरी पंचवर्षीय योजना। स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास और गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना। जनसंख्या नियंत्रण भी चौथी पंचवर्षीय योजना। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? राइट आंसर योजना आयोग सर बताएं, लेकिन तेंदुलकर समिति होना चाहिए। तेंदुलकर समिति। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ? तो कृषि को कम लाभ हुआ है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात कब लगाया गया? राष्ट्रीय आय का अनुपात यह कब लगाया गया? 1868 में। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान। आर्थिक और मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं।
आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक है। क्या है? पूरक। श्रम का पारिश्रमिक है। श्रम का पारिश्रमिक क्या है? श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी मिलता है, श्रम के बदले मजदूरी। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो पूंजी के बदले ब्याज। क्या हो जाएगा? ब्याज। गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है? गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह किसका है? तो रैगनर नकर्स का है। विकसित राज्यों में ऊंची होती है। विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी में से अगर मूल ह्रास को घटा देंगे तो एनएनपी प्राप्त होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है उपभोग, व्यय एवं विनियोग के योग का। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है उपभोग, व्यय एवं विनियोग के योग का। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, अथवा हार्ड भी लगेगा यहाँ पे से। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उपयुक्त तीनों होंगे। राष्ट्रीय आय की धारणा में तीनों शामिल हैं। राष्ट्रीय आय की गणना विधि है व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, उपयुक्त सभी। इसका पीडीएफ आप लोग लेंगे और उसमें टिक लगा लेंगे और खुद से रिवीजन करेंगे अगर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इनमें से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय कर को शामिल किया जाता है। आय कर हो गया, निगम कर हो गया, उपहार कर, मृत्यु कर, स्टेट ड्यूटी कर, संपत्ति कर, यह सब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल है। y=c+1 फॉर्मूले को बताता है प्रोफेसर। y=c+1 फॉर्मूले को बताता है प्रोफेसर केन्स, J.M. केन्स। प्रोफेसर पीगू ने क्या कहा था? तो आर्थिक नियोजन के बिना समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आर्थिक नियोजन के बिना समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिकल्पना नहीं की जा सकती। किसने कहा था? प्रोफेसर पीगू ने। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? क्या करते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण लाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, प्रकाशन 1901 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है तो प्रति व्यक्ति आय। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का हो चुका है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है, प्रकाशन 1901 में हुआ था। 1968 में इन्होंने 20 रुपये आय बताया था। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में हुई थी, 6 अप्रैल 1948। इनमें से कोई नहीं होगा, 6 अप्रैल 1948 है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री थे। दूसरा औद्योगिक नीति 1956 में लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय, और नई औद्योगिक नीति 1991 में लाया गया था। इसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? आगे हमने बताया है राष्ट्रीय आय समिति गठन 1949। दो अन्य सदस्य, माफ करिएगा, 2 अन्य सदस्य कौन थे? D.R. गॉडकिल और कौन थे? तो J.V.R.K. राव। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? किस देश की मुद्रा रुपया है बताएंगे? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है। आर्थिक विकास के जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र का। प्लास्टिक मुद्रा क्या है?
प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो यहाँ पे जो हो जाएंगे डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है। आधुनिक युग की प्राप्ति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर मार्शल का, ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो मार्शल ने। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, यह किसने कहा था? मार्शल ने। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? तो अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। रॉबिन्सन ने क्या कहा था? तो अर्थशास्त्र जो है दुर्लभता का विज्ञान है। वही सैमुअल्सन ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है आर्थिक विकास का विज्ञान है। और कपिल आर्य ने कहा था अर्थशास्त्र सुख के संसाधन का विज्ञान है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, तो वस्तु से वस्तु का। इनमें से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? शाख मुद्रा का उदाहरण बैंक ड्राफ्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। शाख मुद्रा मतलब बॉन्ड पेपर, प्रतिभूति बॉन्ड पेपर ही होगा। बैंक ड्राफ्ट राइट आंसर है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है संसाधनों की। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपये का नोट एवं सिक्का और इससे भी छोटा सिक्का जारी कौन करता है? तो यह वित्त मंत्रालय करता है। बाकी शेष सभी मूल्य के नोट या सिक्का को जारी कौन करता है? तो आरबीआई। 1 रुपये के नोट एवं 1 रुपये के सिक्का और इससे छोटा मूल्य के सिक्कों को कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय, और उस पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। और शेष जो भी नोट है या फिर सिक्का हो उस पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? इनमें से कोई नहीं। मुद्रा भी है, जमा भी है, ड्राफ्ट भी है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा का नाम हो जाएगा रूबल। क्या होगा? रूबल। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वस्तुओं के आदान प्रदान से। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम। निम्नलिखित में से विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? विधि ग्राह्य मुद्रा कौन सा है? राइट आंसर नोट और सिक्के। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? बचत को भी, पूंजी निर्माण को भी, ऋणों को लेन देन, इनमें से तीनों हो जाएंगे। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? जॉन मार्शल का। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मार्शल का। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? हॉटले विदर्स ने। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं ऋण संबंधी जरूरतें। नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 को किया गया था, जो कि एक वित्तीय संस्था है। शिवरामन समिति के अनुशंसा पर अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरजी सुरैया समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? वित्तीय राजधानी मुंबई को। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग इसमें से सहकारी बैंक नहीं है, जो कि प्रतिभूति बाजार, वित्त बैंक, विकास वित्त संस्थान ये सब है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। हिल्टन यंग आयोग कब आया था? तो 1929 में बैंकिंग जांच समिति की पुनरावृत्ति की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक वही आ गया। नाबार्ड का गठन कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य शाख मुद्रा का नियंत्रण, बैंक व्यवस्था का नियमन, सरकार का बैंकर। राइट आंसर उपयुक्त सभी होंगे। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक यह काम करता है जिला स्तर पर।
3 स्तर होते हैं। एक होता है सहकारी बैंक राज्य स्तर पर, एक होता है केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर, और एक होता है साख समिति जो कि प्राथमिक स्तर पर कार्य करते हैं। साख समिति प्राथमिक स्तर पर, केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर, और सहकारी बैंक सिर्फ रहेगा तो राज्य स्तर पर। बाद में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नरेगा बनाई गई है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। नरेगा का गठन कब किया गया था? 2006 में, 2 फरवरी 2006। मनरेगा कब कर दिया गया? तो 2 अक्टूबर 2009। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी का। काम के बदले अनाज योजना, यह भी हो चुका नवंबर 2004। काम के बदले अनाज योजना उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है। परमिट संबंधी, लाइसेंस संबंधी, कोटा संबंधी, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।